नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। आज नया लेसन क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ज्योग्राफी का चैप्टर है। मौसम से संबंधित है। मौसम को समझना, आप अपने दैनिक दिनचर्या में भी मौसम के बारे में चर्चा करते हैं कि आज मौसम ठंडा है, आज मौसम गर्म है। तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित ये कंसेप्ट है और बहुत बेहतरीन चैप्टर है और बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आए हैं आपके लिए। इस चीज़ को समझिएगा। आप अपने इन दैनिक जो जीवन में हमारे यहाँ पर जो मौसम, जलवायु, इन चीज़ों का जो उपयोग करते हैं शब्दों का, और ठंडी, गर्मी, वायुदाब, हवाएं, ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं ये हमारे इस चैप्टर से हम इन चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे आपको कि ये चीज़ें हैं क्या। और कहीं ना कहीं मौसम से संबंधित चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी इनका उपयोग करते हैं कहीं ना कहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है, मौसम को समझना। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग वेदर्स। मौसम में परिवर्तन ही स्वयं एवं विश्व के नवीनीकरण के लिए पर्याप्त है। ये एक फ्रांसिस उपन्यासकार है, उसने ये परिभाषा दी है। बहुत ही शानदार परिभाषा दी है। क्या बोल रहे हैं? मौसम में परिवर्तन ही स्वयं, किसके अंदर बात करें? स्वयं और विश्व के नवीनीकरण के लिए पर्याप्त है। ये जो है मार्सेल जो है उसने परिभाषा दी है, जो फ्रांसिस थे। ठीक है ना, ये परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी थोड़ी। ये परिभाषा पूछ सकते हैं कभी, परिभाषा किसने दी है? तो ये आपके मार्सेल ने परिभाषा दी है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखते हैं कुछ चीज़ें, हम देखते हैं कि इसकी बेसिकली मौसम और वायुमंडल, कहीं ना कहीं ये तो आपको ध्यान रखना, मौसम है क्या, व्हाट इज वेदर, और इसका हमारे वायुमंडल से क्या संबंध है। मौसम का हमारे वायुमंडल से हम जो पढ़ेंगे उसमें क्या, इसका क्या संबंध है, उसके बारे में भी देखेंगे। पहली बात देखिए, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसके बारे में जानते ही हैं, पर आपने कभी कभी जिस क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं उनके बारे में आप जानकारी रखते होंगे। देखिए, आप राइट साइड में आपको फोटो देखा है, बहुत शानदार वाला। इस पर आपको एक बार मैं नज़र डालता हूँ। देखिए, 4 इमेज दे रखी है। एक में दे रखी है पूरी बालू, यहाँ दे रखी है बर्फ। ये कहीं ना कहीं आपका पूरी जो है खेती से संबंधित चीज रही है, और ये भी कहीं ना कहीं ऐसा क्षेत्र है जहाँ बारिश हो रही है। तो ये इन चारों क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आपको देखोगे जलवायु में भिन्नता होगी। जलवायु में भिन्नता होने के कारण ये चारों परिस्थिति आपको देखने को मिल रही है। चारों परिस्थिति क्यों मिल रही है आपको? इनमें यहाँ पर कहीं ना कहीं किस में भिन्नता होगी? जलवायु में भिन्नता होगी। जलवायु की भिन्नता के कारण ये स्थितियां आपको देखने को मिलती है। तो मेन फैक्ट है, आप इन स्थितियों को कहीं ना कहीं जलवायु में भिन्नता के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये क्षेत्र ऐसे क्यों हैं। देखते हैं मौसम और वायुमंडल, वेदर एंड एटमॉस्फेयर। मौसम है क्या, व्हाट इज वेदर? एनसीईआरटी की परिभाषा के अनुसार देखते हैं, किसी समय, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है, किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडल दशाओं को हम मौसम कहते हैं। कोई स्पेसिफाइड टाइम होना चाहिए और कोई स्पेशल एरिया होना चाहिए, उसकी जो वायुमंडल दशाएं हैं उसको कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं? आपका मौसम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पहली तो बात करना है किसी समय, एक समय ध्यान रखना है, और दूसरा रखना है स्थान विशेष। क्या ध्यान रखना है? कोई स्थान विशेष होगा। ठीक है, उस क्षेत्र में क्या होनी चाहिए? उनकी वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं, इनका जो योग होता है वो कहीं ना कहीं मौसम या वेदर कहलाता है। और ये जो योग है, ये ध्यान रखिएगा, ये अल्पकालिक होना चाहिए। अल्पकालिक दशाएं हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइप की परिभाषा आपको जो है जलवायु में मिलेगी, पर वहाँ पर ये जो है दशाएं कौन सी होनी चाहिए? यहाँ पर आपकी मौसम में अल्पकालीन दशाएं होती है जो, वो कहीं ना कहीं आपकी मौसम कहलाती है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। किसी स्थान, किसी समय विशेष, किसी स्थान विशेष या किसी स्थान समय विशेष की जो है समय विशेष या स्थान विशेष की वायुमंडलीय दशाएं जो कि अल्पकालिक है, उनकी दशाओं को हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं? आपका मौसम कहते हैं। यह एक अल्पकालिक शॉर्ट टर्म परिघटना है जो पल दिन प्रतिदिन, मतलब हर क्षण, हर घंटे में बदलती रहती है। तो ये भी ध्यान रखना। इसीलिए मैं आपको क्या बोला था, यह एक अल्पकालिक शॉर्ट टर्म क्या है? परिघटना है जो
पल प्रतिपल या दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। जैसे आपने महसूस किया होगा ना कि रात को मौसम कैसा है, ठंडा है, और सुबह देखते हो गर्मी आ जाती है एकदम, या सुबह भी आपने देखा होगा ठंडी है और आप जैसे सूर्य उदय होता है थोड़ी देर बाद में गर्मी आ जाती है और शाम होते होते वापस सर्दी आ जाती है। तो ये जो वायुमंडलीय दशाएं हैं ये क्या होती है, शॉर्ट टर्म की होती है, इसको कहीं ना कहीं मौसम के रूप में जानते हैं। तो ये जैसे आप उदाहरण है, गर्म हो गया, ठंडा, वर्षा, मेघाच्छिद, आर्द्र, तूफान, ये सब कहीं ना कहीं मौसम की विशेषताएं होती है। ये आपको विशेष रूप से इस पर भी ध्यान रखना है, इस पर भी, क्योंकि इससे संबंधित भी आपको कंसेप्ट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मौसम की परिभाषा है। ये आप सीनियर क्लासेस में जाओगे ना, बड़े बच्चों से पूछ लोगे, वो भी नहीं बता पाएंगे कि मौसम की परिभाषा क्या होती है। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो 3 चीज ध्यान रखनी है। एक तो क्या करना है, किसी समय और स्थान विशेष और वायुमंडलीय दशाएं और उनकी अल्पकालिक अवधि, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका मौसम कहलाता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, हमारा जो वायुमंडल है उसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं। वायुमंडल जो है गैसों की एक पतली परत है। हमारे वायुमंडल में क्या है, बहुत सारी गैसें हैं। हमारे वायुमंडल में क्या है, बहुत सारी गैसें हैं। उसका कहीं ना कहीं क्या है, ये है जो है परतों का जो चक्र है, उसको कहीं ना कहीं हम इसके अंदर देखेंगे। तो वायुमंडल गैसों की एक परत है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रखती है। क्या है, घेरे हुई रखी हुई है। ठीक है ना, पृथ्वी के संदर्भ में इसे वायुमंडल या वायु कहा जाता है। इसे कई परतों में विभाजित किया जा सकता है। कुल मिला के साधारण शब्दों में यही कहें कि वायुमंडल क्या है, गैसों की एक परत है। किसके चारों ओर परत है, पृथ्वी के चारों ओर। इसको ये परत जो है पृथ्वी के चारों ओर है, या ये पृथ्वी को चारों ओर से घिरी हुई है। और इसी के संदर्भ में कहीं ना कहीं हम इसको क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। और ये क्या है, अलग अलग परतों में विभाजित है। तो ये साधारण शब्दों में आपको मैंने परिभाषा बताई है। ये परिभाषा भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि वायुमंडल क्या होता है और इसकी परिभाषा किस प्रकार है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसके आगे देखते हैं हम कुछ चीजें कि हमारा जो वायुमंडल है इसको हमने अलग अलग परतों में बांटा। ये आपको मैंने बताया, ठीक है ना, कि इसमें अलग अलग परतें पाई जाती है। तो परतें पाई जाती है, तो परतों में जो परतों की स्थिति है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहद उपयोगी कंसेप्ट है। कि यहाँ पर जो परतें हैं उन परतों की विशेषताएं पूछ जाती है आपको एग्जाम में, कि क्षोभ मंडल की क्या विशेषता है। पहले तो आपको ध्यान है कि जो मुख्यतः 5 परतें हैं, क्षोभ, क्षमता, मध्य, आयन, बहिर। ठीक है, आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्षोभ, इनको आपको नाम विशेष रूप से क्रम ध्यान रखना है। ये क्रम कहाँ से है, धरातल से ऊपरी वायुमंडल में जैसे ऊपर जाएंगे उसका क्रम है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल, फिर 5वां है बहिर्मंडल। इन चारों का आपको ध्यान रखना है। ये परतें कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपकी धरातल से स्टार्ट हो रही है। आप देखो राइट साइड में फोटो दे रखा है, देखिए आप इस फोटो को भी समझिए। हमने सबसे पहले देखा है क्षोभ मंडल। पहले कौन सी देखी है, क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर में देखा है जो है आपकी समताप मंडल है। ठीक है ना, ठीक है ना। इसके ऊपर आएगी जो आपका मध्य मंडल, उसके ऊपर आएगी आयन मंडल, और सबसे ऊपर जो होगी वो बहिर्मंडल होगी। और इसमें ध्यान रखना है, आपकी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में भी एक रेंज होती है, एक एरिया होता है, जिसको हम कहेंगे ट्रोपोपोज कहते हैं। और समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में कहीं ना कहीं एक और रेंज होती है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर या स्ट्रेटोपोज कहते हैं। और ये एक ध्यान रखना है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इनमें कुछ ना कुछ इनकी अलग विशेषताएं होती है। उन विशेषताओं को भी ध्यान रखना है। इसमें हम गहराई से इस विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ अलग से टर्म्स दे रखी है, आप देखिए थोड़ा इसमें राइट साइड में मैंने आपको ब्लॉक में दे रखा है। संहीव वृष्टि क्या होती है, जमी हुई अथवा आंशिक रूप से जो बर्फ है या वर्षा होती है जमीन पर, उसको कहीं ना कहीं हम संहीव वृष्टि कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं बर्फ के रूप में, आंशिक रूप से थोड़ा हुआ बस बर्फ का रूप, उसके अंदर कुछ ना कुछ अंश हो या जमी हुई बर्फ हो, उसको कहीं ना कहीं उससे जो वर्षा होती है उसको कहीं ना कहीं हम संहीव वृष्टि कहते हैं। जमी हुई अथवा आंशिक रूप से जमी हुई जो बर्फ होती है उससे जो वर्षा होती है उसको हम कहीं ना कहीं संहीव वृष्टि कहते हैं। मतलब बर्फ के रूप में वर्षा, साधारण शब्दों में समझ लो, बर्फ के रूप में वर्षा। और आकाश से जो वर्षा के साथ गिरने वाले
बर्फ़ के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, उसको ओला कहते हैं। जब बारिश होती है उसके साथ में कुछ बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? ओला कहेंगे। ठीक है ना? ओला। आकाश से वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ़ के छोटे-छोटे टुकड़े, जिसको हम ओला कहेंगे। अगला एक कंसेप्ट और देखा है, जलवाष्प। जलवाष्प क्या होता है? तो जल का तरल रूप में से गैसीय रूप में बदलना। जल है वो पहले क्या था? तरल रूप में था। अब वो क्या किस में बदल गया है? गैसीय रूप में बदल गया है। तो इसको हम क्या कह देंगे? जलवाष्प कह देंगे। जल का वाष्प के रूप में बदलना, तो उसको कहीं न कहीं हम क्या कह देंगे? आपका जलवाष्प कह देंगे। जल का या गैस के रूप में बदलना, ये भी कह सकते हैं, तो उसको कहीं न कहीं जलवाष्प कह देंगे। तो अब इसके आगे हम पढ़ते हैं हमारे, एक तो चीज़ हमने आपको अभी देखी थी कि हमारे यहाँ पर मौसम के कुछ तत्व पढ़े थे हमने। मौसम के कुछ तत्व पढ़े थे। मौसम के तत्वों को भी आपको ध्यान रखना है, वो भी एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है ना? मौसम के कौन-कौन से तत्व हैं, उस पे थोड़ी चर्चा करेंगे हम। तो उससे पहले हम क्षोभमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। क्षोभमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम मौसम के जो तत्व हैं उसको चर्चा करेंगे। ठीक है? तो क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है, इसकी अवस्थिति क्या है? यह पृथ्वी के सबसे निकट की वाली परत है। सबसे पहले ध्यान रखना है, ये हमारे अर्थ, पृथ्वी का जो भूभाग है, उस उससे सबसे निकट की परत है। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं और क्षोभमंडल है। इसका विस्तार जो पृथ्वी के 6 से 18 किलोमीटर तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका विस्तार जो पूछेंगे, तो विस्तार कितना है? 6 किलोमीटर से आपका 18 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? ट्रोपोस्फियर का। ध्रुव पर इसकी स्थिति क्या रहती है? ठंडी वायु के सिकुड़ने के कारण यह परत पतली होती है और इसकी जो मोटाई होती है 6 से 8 किलोमीटर होती है। ध्रुव पे जाओगे ना आप, तो ध्रुव पे क्या आती है? आपका तापमान है वो कम पाया जाता है। तापमान कम होगा तो क्या होगा? जो आपकी परत है उसकी मोटाई कम होगी, अर्थात ये पतली पाई जाएगी। उसकी जो मोटाई है वह है उसकी 6 से 8 किलोमीटर में पाई जाती है। कहाँ पर? ध्रुवों पर। इसका कारण क्या है? वहां पर तापमान कम है। तापमान कम होगा तो क्या होगा? वो परत है, वायु है, सिकुड़ेगी। सिकुड़ेगी तो क्या होगी? इसकी जो परत है इसकी मोटाई कम होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ध्रुवों पर तापमान कम होने के कारण ये परतें, ये वायु सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के कारण यहाँ पर जो परत है वो पतली पाई जाती है। उसकी मोटाई जो है 6 से 8 किलोमीटर है। उसी प्रकार से हम यदि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या विषुवत रेखा पर बात करें, तो विषुवत रेखा पर यहाँ पे गर्म क्या होती है? वायु क्या होती है? गर्म होती है और गर्म होने के कारण फैल जाती है। इस कारण ये परत क्या होती है? यहाँ पे मोटी होती है। इसकी लंबाई जो हाइट है, लमसम ऊंचाई जो 18 किलोमीटर तक होती है। दोनों फैक्ट है, देखिए दोनों का परत एक ही है, क्षोभमंडलीय। कौन सी? क्षोभमंडलीय परत है, पर उसकी विशेषताएं अलग अलग है। उसकी जो हाइट है उसकी जो है वो भी अलग है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि क्षोभमंडल है, उसकी जो मोटाई है वो तो सामान्य औसत जो मोटाई है वो 6 से 18 किलोमीटर है। पर यदि ध्रुवों के संदर्भ में देखें तो वहां पे इसकी मोटाई कम है। और यदि आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखें या भूमध्य रेखा के क्षेत्र में देखें, तो ट्रॉपिक क्षेत्र में देखें, तो वहां पे उसकी ऊंचाई क्या है? अधिक है, क्योंकि तापमान में फर्क है। दोनों स्थानों में क्या है? तापमान में फर्क है। ध्रुवों पर तापमान कम पाया जाता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक पाया जाता है। जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर वायु क्या होगी? गर्म होकर फैलेगी तो उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। और जहां पर तापमान कम होगा, ध्रुवों पर तापमान कम है, तो वहां पर वायु सिकुड़ेगी तो उसकी क्या? परत की मोटाई कम हो जाएगी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फैक्ट पूछता भी है, उसका फैक्ट के पीछे कारण क्या था मैंने आपको बताया है। महत्व: सभी स्थलीय वनस्पति और प्राणी इसी परत में निवास करते हैं और हम जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं? इसी परत में रह रहे हैं। इसी में जो है सारी घटनाएं घटित होती है। मानव के रहने के लिए भी ये परत जो है, मनुष्य जीव जंतुओं के रहने के लिए ये परत क्या है? उपयोगी है। यहाँ ही जीवन संभव है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे दूसरी परतों में परिस्थिति मनुष्य या जीव जंतु के लिए अनुकूल नहीं है, जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, पर क्षोभमंडल के अंदर जो है आपका जीवन जो है संभव है। और साथ में ही ध्यान रखना है, एक और इफेक्ट है, जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जैसे बादल हो गया, आंधी हो गई, तूफान हो गई, वर्षा हो गई, ये सब कहीं ना कहीं इसी मंडल अर्थात क्षोभमंडल में ही घटित होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है ये सब कहाँ घटित होती है? क्षोभमंडल में ही घटित होती है। ये आपको फैक्ट विशेष रूप से ध्यान रखना है। पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि मौसमी संबंधी जो घटनाएं होती है, जैसे बादल हो गया, वर्षा हो गई, तूफान हो गया, आंधी हो गई, ये सब घटनाएं कौन से मंडल में घटित होती है? कौन से मंडल में घटित होती है? तो ये सब जो है क्षोभमंडल में घटित होती है ये सारी घटनाएं। ये आपको विशेष रूप से इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को, जो भी चीज बता रहा हूँ, हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना? और
आप कोई भी एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और इस जो चीज़ें आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको आपको लिखना भी है, और इसका नोट्स चाहिए तो आपको अपने में सेल्फ स्टडी पॉइंट के वहाँ से मिल जाएगा। पर आप इसका जो कंटेंट है, इसको पढ़ते समय लिखिएगा भी, और चीज़ को जब मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उस कंसेप्ट को समझाते समय आप खुद भी इस चीज़ को अप्लाई कीजिए अपने पर। आप जब मैं जो आपको बता रहा हूँ चीज़ें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इधर हमने कहीं न कहीं क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस टॉपिक्स के अंदर जो हमें पढ़ाया है, इस टॉपिक से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हज़ारों क्वेश्चन मिलेंगे। और जो मैं कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इससे संबंधित आप जब आप फ्री रहें, तो आप नेट पे सर्च कीजिए, ये कंटेंट डालिए और इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, तो आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे अलग-अलग पीसीएस एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में आए हुए। तो ये आप मतलब कुल मिला के आप इस कंटेंट की अहमियत को उस तरीके से समझ सकते हैं कि इससे संबंधित आप क्वेश्चन नेट पे बना के डालिए, और या इस कंटेंट से संबंधित कुछ लिखिए कि PYQ रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो आपको इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे किसी से एग्जाम में आ रखे हैं। तो इसलिए चीज़ों को आप थोड़ा गहराई से लीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसकी इम्पोर्टेंस को समझने का प्रयास कीजिए, इसकी जो महत्व है उसको समझने का प्रयास कीजिए। अब देखते हैं मौसम के तत्व। मौसम के कौन कौन से तत्व हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो मौसम के तत्वों का, एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। मौसम का आकलन करने के लिए मुख्य रूप से हम 5 तत्वों का अध्ययन किया जाएगा। कितने तत्वों का अध्ययन किया जाएगा? 5 तत्वों का अध्ययन करेंगे। 5 तत्वों के आधार पर कहीं ना कहीं मौसम की विस्तार से चर्चा करेंगे। इन 5 तत्वों को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप कहीं ना कहीं मौसम को समझने में आप बहुत अच्छे से उस चीज़ कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो इन 5 चीज़ों को आपको विस्तार से मैं समझाऊंगा और आपको समझना है और उसको आत्मसात करना है। मतलब उन चीज़ों को आत्मसात करना मतलब आपको बिल्कुल एकदम अपने ऊपर उस चीज़ों को लागू करते हुए उन चीज़ों को समझना है। मौसम का आकलन करने के लिए मुख्य रूप से 5 तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मौसम विज्ञानी इन्हीं तत्वों के आधार पर क्या करते हैं? मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। इन तत्वों के आधार पर, ये जो 5 तत्व है, इन तत्वों के आधार पर मौसम में किस प्रकार बदलाव होगा, किस प्रकार मौसम में आने वाले समय में कुछ चेंज होगा, इसका जो है मौसम विज्ञानी अनुभव करते हैं। किसके आधार पर? इसके आधार, इन तत्वों के आधार पर, 5 तत्वों के आधार पर कि बोलेगा कि भाई क्या होने वाली, वर्षा होने वाली है, तापमान कैसा होगा, और वायु दाब कैसे है, और मतलब कुल मिला के अभी आगे भविष्य में या आने वाले दिनों में किस प्रकार की घटनाएं घटित होगी, उसका कहीं ना कहीं ये पूर्वानुमान इन तत्वों के आधार पर लगाते हैं। तो उसमें से पहला तत्व है तापमान, जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। आपने सुना होगा कि तापमान, नॉर्मल शब्दों में बोलते तापमान, तापमान 2 संदर्भों में आता है। तापमान आपका अधिक भी हो सकता है, तापमान आपका कम भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको हम कहते हैं टेम्परेचर, और वायुमंडल का कितना गर्म होना, कितना ठंडा होना, ये इसकी माप की क्या है, एक विधि है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि ये चीज़ किस प्रकार से हम इसको उपयोग में लाते हैं। तो देखते हैं, तापमान, वायुमंडल कितना गर्म अथवा ठंडा है, इसकी माप को हम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वायुमंडल कितना गर्म अथवा ठंडा है, इसकी माप, ये जो है को हम क्या कहेंगे? तापमान कहेंगे। अब मैंने बोल दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर तापमान कैसा पाया जाता है, तो जो बच्चा समझता है कि वहाँ पर क्या है, सर्दी अधिक है, तो वो बोलेगा कि हाँ सर वहाँ पे तो सर्दी अधिक है, टेम्परेचर माइनस में रहता है। और मैं आपको पूछ लूंगा कि राजस्थान में तापमान कैसा है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा राजस्थान मतलब मरुस्थल कैसा है, गर्म मरुस्थल, तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, अधिक पाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मतलब ठंडा या गर्म का जो है माप होता है, उसको कहीं ना कहीं हम तापमान के रूप में समझते हैं। ये फोटो दे रखे हैं, देखिए राइट साइड में आपको एक फोटो दे रखा है आपका, गर्मी में बर्फ पिघलती हुई। गर्मी में क्या होती है? बर्फ पिघल जाती है। और कहीं ना कहीं एक साइड में देखिए बारिश का फोटो दे रखा है, मेघाच्छन्न है, ठंड हो रहा है। एक सर्दियों में जो नारियल लगा रहे हैं, जो है पर क्या है, नारियल जम गया है, क्योंकि क्या है, तापमान कम पाया जा रहा है। वही ये देखते हैं ठंडे मौसम में दही जमने में अधिक समय लगता है। तो कहीं ना कहीं मतलब बेसिकली आपको ये बता रहा है कि जो आपका तापमान है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर और हमारे वायुमंडल में किस प्रकार पड़ता है। ठीक है ना? तो देखते हैं आगे। शरीर के संकेतों द्वारा हम तापमान, सर्दी या गर्मी का अनुभव करते हैं, लेकिन सटीक मापन के लिए उपकरणों का उपयोग किया जाता है, वो हमारे लिए आवश्यक है। सटीक हम ये अनुमान लगाएंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए? उपकरण चाहिए।
तो मानव जो है मानव कहीं न कहीं इन उपकरणों की मदद से कहीं न कहीं इन चीज़ों को नापता है या उनका मापन करता है। तो देखते हैं मापन उपकरण मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पहले देखते हैं तापमापी। तापमापी सबसे ही आपको समझ में आ रहा है, ये क्या है? थर्मामीटर है। ये कहीं न कहीं तापमान मापने का एक यंत्र है, ठीक है ना? परिवेश के लिए तापमान को मापने के लिए। अब इसको बेसिकली तापमान में मापते हैं, इसका जो पैमाना है, 2 पैमाने हैं। ये भी आप ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम पूछता है कि तापमान मापने के 2 पैमाने कौन-कौन से हैं? एक तो होता है सेल्सियस, एक पैमाना कौन-सा है? सेल्सियस है और एक पैमाना है फ़ारेनहाइट। सेल्सियस कहीं न कहीं हम बेसिकली इसको सी से इंडिकेट करते हैं, फ़ारेनहाइट को हम कहीं न कहीं एफ से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। सेल्सियस को हम सी से, फ़ारेनहाइट को हम एफ से इंडिकेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तापमान को हमेशा 2 यूनिट के रूप में मांगते हैं, जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है। फिर आइए अगला कंसेप्ट है अधिकतम और न्यूनतम तापमापी, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर। मतलब किसी स्थान के अंदर, किसी स्थान पर दिन के उच्चतम और न्यूनतम तापमान को मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। मतलब किसी स्थान के ऊपर एक एक स्थान है, वहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान और किसी स्थान उसी स्थान पर दिन का न्यूनतम तापमान, इसको मापने के लिए कहीं न कहीं जो है इनका उपयोग लिया जाता है। देखते हैं क्या? दिन के उच्चतम और न्यूनतम तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। प्राय 6 थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। इसका इम्पोर्टेंट ध्यान है, इसको क्या कहते हैं? 6 थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ये एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो पूछ भी सकता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमापी को मापने के लिए किसका उपयोग जाता है? तो 6 थर्मामीटर का उपयोग इसके लिए किया जाता है। अगला एक मापन और है डिजिटल तापमापी। ये जो है अधिक सटीकता, इसकी एक्यूरेसी अधिक रहती है और डेटा का क्या करता है? संग्रह करता है। डेटा को इकट्ठा करने के लिए ये एक एक्यूरेट क्या है? यंत्र है। तो कुल मिला के हमने इसमें मापने के जो उपकरण है, 3 उपकरण पढ़े हैं। एक तापमापी पढ़ा है, थर्मामीटर पढ़ा है, एक पढ़ा है 6 थर्मामीटर पढ़ा है और एक डिजिटल थर्मामीटर, जिसको हम कहते हैं डिजिटल जो है तापमापी, जिसका जो है आज के समय अधिकांश जो है डिजिटल थर्मामीटर या डिजिटल तापमापी का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसकी क्या है? एक्यूरेसी क्या है? एकदम सही रहती है और ये कहीं न कहीं डाटा को इकट्ठा करने में, संग्रह करने में भी हमारी मदद करता है। तो ये आपको ध्यान से समझना है। तापमान से संबंधित कुछ और आंकड़े दे रखे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टैटिस्टिक डाटे हैं, उस डाटा का आप कैसे उपयोग करते हो उसको देखते हैं। ताप सीमा, एक टर्म देखिए टेम्परेचर रेंज। एक विशेष अवधि, सामान्य मान लो 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में से न्यूनतम तापमान को घटाकर प्राप्त किया जाता है। मतलब आपसे पूछ लिया ताप सीमा आपको ज्ञात करनी है, तो किसी स्थान का 24 घंटे, ध्यान रखना है, एक विशेष अवधि का कोई एक स्थान मान के चलिए, ये आपका स्थान मान के चलिए, ये जयपुर है, जयपुर स्थान है। अब यहाँ पर 24 घंटे के अंदर कितना अधिकतम तापमान था? अधिकतम तापमान, और कितना न्यूनतम तापमान है। इसका जो अंतर है वो कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा? ताप सीमा कहलाएगा, ठीक है ना? अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के अंतर को हम ताप सीमा कहेंगे। ये बेसिकली सामान्यतः 24 घंटे का होता है। 24 घंटे की अवधि के दौरान अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के अंतर को हम कहीं ना कहीं इसके अंदर रखेंगे। तो उसका सूत्र क्या है? फॉर्मूला नॉर्मल है, ताप सीमा बेसिकली अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं ताप सीमा के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान है। वैसे ही देखते हैं औसत दैनिक तापमान, मीन डेली टेम्परेचर, ये कैसे निकालते हैं? इसका भी आपको ध्यान रखना है। औसत दैनिक तापमान अंतर कैसे निकालते हैं, इसके संबंध में आपको चीज़ें इस प्रकार से ध्यान रखनी है कि दिन का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, इसको जोड़ना है और उसको 2 से भाग देना है। इसमें क्या करना है? औसत दैनिक तापमान कैसे निकालेंगे आप? इसमें क्या करेंगे? दिन का अधिकतम तापमान कितना हो रहा है और न्यूनतम तापमान कितना है, इसके लिए इन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग दे देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये क्या कर देगा? बता देगा कि दिन का औसत तापमान कितना है, ठीक है ना? ये चीज़ ध्यान रखनी है। कुछ चीज़ें आपको इस प्रकार से भी ध्यान रखनी है कि आप मौसम का जो पूर्वानुमान लगाते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, उस पूर्वानुमान में बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें आसपास के वातावरण से भी उन चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। आपने सुना होगा कि आपके परिवार में जो आपके दादा-दादी हैं, नाना-नानी हैं, पिताजी हैं, वो कभी-कभी बता देते हैं कि आज मौसम इस प्रकार का है कि हो सकता है शाम को बारिश आ जाए, या हो सकता है कि आज मौसम ऐसा है कि शाम को थोड़ा ठंड रहे।
तो कहीं न कहीं वो कैसे बताते हैं? कहीं न कहीं वो चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो मतलब साब मान के चलिए मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए हम कहीं न कहीं हमारे आस-पास की प्रकृति में होने वाली घटनाओं को भी समझ सकते हैं। ये कभी-कभी जो पक्षी होते हैं, पक्षियों की जो उड़ने की स्थिति प्रकृति कैसी है, या फिर वो कुछ ऐसे जो जीव-जंतु हैं, चींटियाँ हो गई, वो अपने अंडों को कहीं लेके जा रही है, या फिर गिलहरी हो गई, आपके मेंढक हो गए, वो टटाने की आवाज़ निकाल रहे हैं। तो इस टाइप की कहीं न कहीं जो है, ये चीज़ें कहीं न कहीं हमारे मौसम में होने वाले बदलाव को कहीं न कहीं हमें बताते हैं। तो मतलब इन प्राणियों के द्वारा, जीव-जंतुओं के द्वारा इस प्रकार की घटनाएँ की जाती है, इन प्रकार का व्यवहार किया जाता है, जिसकी आदत से हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ये भी एक कहीं न कहीं एक हमारा क्या है, एक व्यावहारिक ज्ञान है। ये व्यावहारिक ज्ञान है, इसके आधार पर हम इन चीज़ों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो एक पूर्वानुमान भी कंसेप्ट होता है, मतलब क्या हो गया, पहले से अनुमान लगाना, जैसे मौसम के विषय में। ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। क्योंकि ये चीज़ें गाँव में जैसे लोग रहते हैं ना, तो गाँव में उनके पास कोई ऐसा यंत्र तो होता नहीं है कि भाई आज कि हमको देखना है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो वो ओनली क्या करते हैं, इन चीज़ों को देखकर कहीं न कहीं क्या कर देते हैं, अनुमान लगा देते हैं। पक्षियों के द्वारा, जीव-जंतुओं के द्वारा, इनके द्वारा। ठीक है ना? ये चीज़ ध्यान रखनी है। मौसम विज्ञान, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, हमारा यहाँ पर जितनी भी हम चीज़ें पढ़ते हैं, उसका अनुमान कौन लगाता है? हमारे जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, साइंटिफिक चीज़ें कौन बताता है? हमारा मौसम विज्ञान बताता है। मौसम विज्ञान और इसके विकास का व्यवस्थित अध्ययन जो है, हमें कहीं न कहीं ये बताता है कि हमारे यहाँ पर मौसम का पूर्वानुमान का आधार जो है, कहीं न कहीं वैज्ञानिक रूप से हमारा मौसम विभाग जो है, वो लगाता है। कौन लगाता है? मौसम विज्ञान हमारा मौसम का पूर्वानुमान लगाता है, व्यावहारिक रूप से, साइंटिफिक रूप से। साइंटिफिक रूप से पूछ लें ना, तो कौन लगाएगा? मौसम विज्ञान लगाएगा मौसम का पूर्वानुमान कि मौसम में क्या होने वाला है। और व्यावहारिक रूप से तो हम खुद अपने प्रकृति के हमारे आस-पास में जो किस प्रकार का बदलाव हो रहा है, उसके आधार पर लगा सकते हैं। पर साइंटिफिक रूप से तो मौसम विज्ञानी कहीं न कहीं मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, मौसम विज्ञानी और इसके बारे में। ये सामान्य चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और ये आपके इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। आपको जानकारी होनी भी चाहिए इनकी। ठीक है ना? ये चीज़ें आपको थोड़ा समझना है। अगला जो फैक्ट है, कांसेप्ट है, वो हम देख लेते हैं, जो है आपका वर्षण। वर्षण के बारे में देख लेते हैं। वर्षण बेसिकली होता क्या है? प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जल के वे सभी रूप, किसके रूप बोल रहे हैं? जल के, चाहे वो ठोस हो या द्रव हो, जो आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं, उसको कहीं न कहीं हम वर्षण कहते हैं। ध्यान रखना, वर्षण का कोई भी रूप जो कहाँ से गिरता है? आकाश से गिरता है, चाहे वो बर्फ के रूप में गिरे, या ठोस के रूप में गिरे, या द्रव के रूप में गिरे, उसको कहीं न कहीं वर्षण कहेंगे। ध्यान रखना, बहुत साधारण परिभाषा है। मतलब आसमान से या आकाश से, हमारा वायुमंडल से ठोस या तरल रूप से पृथ्वी पर जो है जल का रूप, जल गिरना, चाहे वो बर्फ के रूप में गिर रहा है या जल के रूप में गिर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? वर्षण कहेंगे या वर्षा कहेंगे। वर्षा जो होती है बेसिकली जल की बूंदों के रूप में होती है। ये रूप देख सकते हैं, ये या फिर बर्फ के रूप में हो सकती है, हिम के रूप में हो सकती है। वर्षण किसके रूप में होता है? वर्षा जो है जल की बूंदों के रूप में हो सकती है, हिम के रूप में हो सकती है, और साथ में सही वृष्टि, सही वृष्टि भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जमी हुई अथवा आंशिक रूप से जमी हुई वर्षा, मतलब सही वृष्टि में क्या होगा? मतलब एकदम पूरी बर्फ नहीं जमी होगी, कुछ बर्फ के अंश साथ में आएंगे आपके बारिश होते समय, तो कहीं ना कहीं हम उसको सही वृष्टि कहेंगे। जमी हुई अथवा आंशिक रूप से जमी हुई वर्षा होती है, उसको सही वृष्टि कहते हैं। ओले क्या कहेंगे? मतलब बारिश हो रही है, उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं हाथ में, उसको कहेंगे यानी ओले कहेंगे। वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, उसको हम क्या कहेंगे? ओले कहेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आराम से एग्जाम में पूछ ले वर्षण क्या होता है। तो जल के वे रूप जो हम ठोस या द्रव्य जो आकाश से गिरते हैं, उनको कहीं ना कहीं पृथ्वी पे गिरते हैं, उनको हम वर्षण कहते हैं। वर्षण के अलग अलग रूप हैं। वो जो वर्षण है वो जल की बूंदों के रूप में हो सकती है, बर्फ के रूप में भी हो सकती है, आंशिक बर्फ के रूप में हो सकती है, और कहीं ना कहीं ओले के रूप में भी हो सकती है। तो ये चीज, चार चीजें आपको ध्यान रखनी है: वर्षा, हिम, सही वृष्टि, ओले। ठीक है ना? ये कहीं ना कहीं, अब जो ये वर्षा हो रही है, इसको कहीं न कहीं हमें मापने के लिए भी हमें कुछ चीज़ें हमारे पास होती है। तो उनको हम क्या कहते हैं? कहीं न कहीं उपकरण, या कहते हैं मापी कहते हैं, वर्षा मापी कहते हैं, या रेन गेज कहते हैं।
मतलब बारिश हो रही है, आप बोलते हैं ना कि आज इस क्षेत्र के अंदर इतनी बारिश हुई है, तो उसको कहीं मापते हैं ना, तभी पता चलता है कि वहाँ पे इतनी बारिश हुई है। तो देखते हैं मापन उपकरण कौन कौन से हैं। तो वर्षा मापी या रेन गेज, यह एक बेलनाकार नली है जो जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक संग्राहक कीप लगी हुई है, और जो कहीं ना कहीं वर्षा को मापती है। इसको रेन गेज कहते हैं, ये आना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछेगा वर्षा मापी के लिए क्या होता है, तो रेन गेज होता है, और ठीक है ना। और इसकी मापने की इकाई जो है मिलीमीटर होती है, एमएम होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्षा की मापने की इकाई क्या होती है, मिलीमीटर होती है, एमएम, ये आपको भी विशेष रूप से ध्यान देना है कि एमएम क्या होती है, वर्षा मापने की इकाई होती है। उदाहरण दे रखा है 5 mm ऊंचाई का अर्थ है कि उस क्षेत्र में 5 मिलीमीटर वर्षा हुई। ये देखिए फोटो दे रखा है आपको, मैंने अच्छा समझा रखा है, देखिए ये देखिए, ये बना हुआ है राइट साइड में, देखिए ये आपकी वर्षा मापी है। मान के चलिए बारिश हो रही है और यहाँ से जो है बारिश के रूप में पानी इसके अंदर जा रहा है, और बारिश हुई किस क्षेत्र के अंदर, और इस नली के इस वर्षा मापी के अंदर पानी इस लेवल तक चला गया बारिश होने से, या 5 तक चला गया, तो आप बोलेंगे कि इस जयपुर में या जोधपुर के अंदर जो बारिश हुई है वो 5 मिलीमीटर हुई है, क्योंकि आपने क्या है वर्षा मापी लगा रखी थी, और उससे जो बारिश का पानी इसके अंदर गया है, और उसका जो ये मीटर दे रखा है, इस मीटर तक उसका पानी का लेवल बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका वर्षा मापी यंत्र जो है रेन गेज है, कहीं ना कहीं वर्षा